जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे इस एक और नए वीडियो में। तो आज के हम क्लास 10 बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह हमारे चैप्टर का तीसरा चैप्टर है जिसका नाम जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर का ये जो है पार्ट 3 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपने अगर पार्ट 1-2 को नहीं देखा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उससे पहले देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देख लेना है। तो चलिए पहले वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आप इस प्रश्न को देख लीजिए, इस पार्ट को, फिर पिछले वाले पार्ट को देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल जो है दिया हुआ है कि फूल का कौन सा भाग बदलता है, यानी फूल का कौन सा भाग बदलता है। ऑप्शन ए में दिया है पुंकेसर, बी में दिया है स्त्रीकेसर, सी में दिया है अंडाशय और डी में दिया है बीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय। अंडाशय जो है वह अंडाशय से ही फूल बदलता है, यानी अंडाशय की मदद से फूल बदलता है। इसी को पूछ रहा है उल्टा घुमा करके कि फूल का कौन सा भाग बदलता है, यानी अंडाशय जो है वह बदल कर बाद में फूल हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा तैयार पौधे को क्या कहते हैं, यानी उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा जो पौधे तैयार किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है क्लोन, बी में दिया है कैलस, सी में दिया है पादप और डी में दिया है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसे हम क्लोन कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि मानव के शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, यानी मानव के जो शुक्राणु होते हैं उनमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन में दिए हैं, ऑप्शन ए में दिया है 46, बी में दिया है 23, सी में दिया है 99 और डी में दिया है 22। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 23। 23 जो है मानव के शुक्राणु में होते हैं गुणसूत्र और 23 अंडाणु में। इन दोनों को मिलाकर पूरे मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर अगला है कि अंकुरण के दौरान नवोदित पादप के जड़ का निर्माण करता है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है मूलांकुर, परांकुर, भ्रूणकोश या बीजपत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मूलांकुर। अगला प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप है, यानी कौन ऐसा पादप है जो एक लिंगी है, यानी उस पर या तो नर का भाग हुआ या मादा का। तो ऑप्शन ए में दिया है सरसों, बी में दिया है गुड़हल, सी में दिया है पपीता और डी में दिया है मटर। तो पपीता का जो पेड़ होता है उसमें एक लिंगी होता है, या तो वह नर का भाग होगा या मादा का। अब बाकी सब ये ऑप्शन में दिए हैं सरसों, गुड़हल और मटर, ये द्विलिंगी पौधे होते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी है, यानी कौन जंतु उभयलिंगी है। उभयलिंगी का मतलब होता है कि वैसा जीव जिस पर नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं, यानी दोनों गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम उभयलिंगी कहते हैं। तो इनमें से कौन है। ऑप्शन ए में दिया है मानव, बी में दिया है कबूतर, सी में दिया है मेढक और डी में दिया है केचुआ। तो केचुआ में जो है उभयलिंगी के लक्षण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि स्त्रियों के मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्जन की क्रिया कब होती है, यानी जब स्त्रियों में मासिक चक्रण होता है तो उसके दौरान जब अंडा उत्सर्जन होता है तो वह क्रिया कब होती है। ऑप्शन ए में दिया है 28वें दिन, बी में दिया है 14वें दिन,
सी में दिया है 20वें दिन और डी में दिया है 30वें दिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 14वें दिन। स्त्रियों में मासिक चक्र के दौरान अंडा जो उत्सर्जन होता है वह होता है 14वें दिन। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है कि पौधे के मादा भाग को कहते हैं, यानी पौधे का जब मादा भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है जायान, बी में दिया है पुमंग, सी में दिया है दल और डी में दिया है पुंकेसर। तो उसे हम जायान कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ये जो पुमंग है वह नर भाग है, पौधे का जो नर भाग है उससे हम पुमंग कहते हैं और पौधे का मादा भाग को जयान कहते हैं। जो दल है उसे हम पंखुड़ी कहते हैं और जो पुंकेसर है उसे हम नर भाग, यानी जो तंतु और पुमंग दोनों एक साथ होते हैं तो उसे हम पुंकेसर कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पौधे का मादा भाग है वो है जयांग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि पौधों का मादा युग्म को कहते हैं, यानी पौधे में जो मादा युग्म जोड़ी होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है अंडाशय, बी में दिया है भ्रूणकोश, सी में दिया है बीजांड और डी में दिया है शैलेजा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बीजांड, उससे हम बीजांड कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, अगला प्रश्न दिया है कि ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं। ईस्ट में जब अलैंगिक जनन विधि होता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है मुकुलन, बी में दिया है विखंडन, सी में दिया है अपघटन और डी में दिया है द्विखंडन। तो उसे हम विखंडन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सॉरी, यहाँ पर ए होगा ऑप्शन नंबर। ईस्ट में मुकुलन होता है अलैंगिक जनन में। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा एक जंतु उभयलिंगी नहीं है, यानी इन चारों ऑप्शन में कौन एक जंतु है जो उभयलिंगी नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है केचुआ, उभयलिंगी है। बी में दिया है कृमि भी एक प्रकार का उभयलिंगी जंतु है। सी में दिया है हाइड्रा भी उभयलिंगी जंतु है, यह अपना संतति अकेले ही उत्पन्न करता है। और डी में दिया है मछली जो है वह एक उभयलिंगी जंतु नहीं है, इसमें नर या मादा भाग कोई एक पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है कि यह एक मछली एक उभयलिंगी जंतु नहीं है। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया है कि पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग है, यानी पुष्प के केंद्र में जो अवस्थित मादा जननांग है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है स्त्री केसर, बी में दिया है पुंकेसर, सी में दिया है परागकण और डी में दिया है परागकोश। तो हम उसे स्त्री केसर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यहाँ पर पुंकेसर और परागकण ये नर भाग है और परागकोश भी यह एक प्रकार का नर भाग है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्त्री केसर। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है। अगला प्रश्न दिया है कि अंडाशय के भीतर पाया जाता है, यानी अंडाशय के भीतर जो है वह क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है वर्तिका, बी में दिया है वर्तिकाग्र, सी में दिया है बीजांड और डी में दिया है इनबार। तो उसमें बीजांड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में कौन अलैंगिक जनन संचित रोग है। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचित रोग है। यहाँ पर लैंगिक दिया है कि लैंगिक जनन संचित रोग है, यानी लैंगिक जनन से कौन रोग हो सकता है, यानी कौन सा रोग होने की संभावना है। ऑप्शन ए में दिया है गोर्गोनिया, बी में दिया है सिफिलिस, सी में दिया है एड्स और डी में दिया है इनमें सभी। यहाँ पर सभा लिखा गया है लेकिन इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है गोर्गोनिया, सिफिलिस और एड्स
ये तीनों के तीनों रोग हैं वह अलैंगिक जनन रोग है, एक प्रकार के लैंगिक जनन रोग है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की मुख्य विधि है, यानी जो बीजाणु जनन है वह अलैंगिक जनन की मुख्य विधि किसमें है। ऑप्शन ए में दिया है कवकों में, बी में दिया है हाइड्रा में, सी में दिया है स्पंज में और डी में दिया है ईस्ट में। तो ये जो है बीजाणु जनन जो है अलैंगिक जनन की मुख्य विधि है वह है कवकों में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है कि जो बीजाणु जनन अलैंगिक जनन है वह कवकों में है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखें तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किसमें स्वपरागण नहीं होता है, यानी स्वपरागण की क्रिया किसमें नहीं होती है। ऑप्शन ए में दिया है सूर्यमुखी में, बी में दिया है बालसम में और सी में दिया है पोर्चुलांका में और डी में दिया है मटर में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर जो है वह डी, मटर में जो है वह स्वपरागण की क्रिया नहीं होती है। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर कि सूर्यमुखी के पौधे के अंडाशय के भीतर बीजांड की संख्या कितनी होती है, यानी जो सूर्यमुखी का पौधा होता है उसके अंडाशय के अंदर बीजांडों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन में दिए हैं, ऑप्शन ए में दिया है 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 3 और डी में दिया है अनेक, यानी 3 से ज़्यादा बहुत से संख्या में होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूर्यमुखी के पौधे में अंडाशय के अंदर जो बीजांडों की संख्या होती है वह केवल 1 होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया है कि नर युग्म और मादा युग्म के संलयन को कहते हैं, यानी जो नर युग्म और मादा युग्म का जब संलयन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है किण्वन, बी में दिया है निषेचन, सी में दिया है अंकुरण और डी में दिया है परागण। तो उसे हम निषेचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि पुंकेसर का वह भाग जिसमें परागण अवस्थित होता है उसे कहते हैं, यानी पुंकेसर का वह कौन सा भाग है जिसमें परागण अवस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है परागकोश, बी में दिया है तंतु, सी में दिया है कार्पेल्स और डी में दिया है वर्तिका। तो इसका सही आंसर है उसे हम परागकोश कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया है कि क्यूप्रस लिटमस एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसके द्वारा स्रावित हार्मोन को कहते हैं, यानी क्यूप्रस लिटमस द्वारा स्रावित जो ग्रंथि होती है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है एंड्रोजन, बी में दिया है म्यूकस, सी में दिया है प्रोजेस्टेरोन और डी में दिया है टेस्टोस्टेरोन। तो उसे हम प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रोजेस्टेरोन। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि परागकणों का परागकोश से निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को कहते हैं, यानी जब परागकण परागकोश से निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र यानी नर भाग से निकलकर मादा भाग तक जाता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन में दिया है परागण कहते हैं, बी में दिया है निषेचन, सी में दिया है विखंडन और डी में दिया है मुकुलन। तो उसे हम परागण कहते हैं, उस क्रिया को परागण कहते हैं। और ये परागण हवा के माध्यम से, वर्षा के माध्यम से, कीटों के माध्यम से होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि किसी प्रजाति की समष्टि के अस्थायित्व का संबंध निम्नलिखित में किस क्रिया से है। ऑप्शन ए में दिया है पोषण से, बी में दिया है उत्सर्जन, सी में दिया है श्वसन और डी में दिया है जनन।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जनन। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर कि अगला प्रश्न दिया है कि उत्तक, यहाँ पर दिया है कि उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा वांछित पौधों के उत्तक को उचित पोषक माध्यम से तैयार असंगठित तथा पिंड को कहते हैं। तो ऑप्शन में दिया है उसे हम क्या कहते हैं कि कैल्स कहते हैं या पादप कहते हैं या स्पोर कहते हैं या मुकुलन कहते हैं। यानी उत्तक संवर्धन तकनीकी द्वारा जो वांछित पौधे के उत्तक होते हैं उसे हम उचित पोषक माध्यम से तैयार असंगठित जो पिंड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसे हम कैलेक्स कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया है कि युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या की होती है। ऑप्शन ए में दिया है बराबर, बी में दिया है आधी, सी में दिया है दोगुनी और डी में दिया है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आधी होती है। जो युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या होती है वह कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या के आधी होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि स्त्री केसर के आधारीय फूल भाग जो पुष्पासन से लगा होता है उसे कहते हैं। यानी स्त्री केसर के आधारीय फूल भाग जो पुष्पासन यानी जिस पर पुष्प का आसन होता है, जिस पर पूरा पुष्प ठहरा होता है, उस पर जो स्त्री केसर का भाग होता है, लगा होता है, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है अंडाशय, बी में दिया है बीजांड, सी में दिया है भ्रूण कोश और डी में दिया है ओव्यूलस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंडाशय कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न थे। तो आप, मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और अपने वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को भेजें ताकि वो भी हमारे इस ऑब्जेक्टिव सीरीज को देखें, उन्हें भी